वेलकम टू कॉमर्स ब्रदर। आइए हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का जो है टॉपिक कॉन्सेप्ट डील करा था और उसमें हम लोगों ने जो है फेयोल साहब के 14 प्रिंसिपल हम लोगों ने डील कर लिया था। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं, वो है चैप्टर हमारा टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो पढ़ देखिएगा भाई, मेरे इस वीडियो को देखता चला जा, जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूं वैसे वैसे करता चला जा। बी श्योर अबाउट दैट, 100% श्योर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारे एक एक क्वेश्चंस क्लियर होंगे और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी हमारी गारंटी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल का नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट और रूल ऑफ थंब की अगर मैं बात बोलूं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है। यहां पे जो है, यहां पे जो प्रिंसिपल दिया गया है टेलर साहब के द्वारा, उन्होंने क्या कहा है कि देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी। कोई भी काम जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, कोई भी वर्क ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, सारे एक्टिविटीज सारे जॉब को करने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। आपको जो है एनालाइज करिए ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब, सारे जॉब का ईच एलिमेंट को एनालाइज करिए, rather than using intuition, इंस्टीट्यूशन नहीं है यहां पे, इंट्यूशन है, ध्यान रखिएगा, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और अडॉप्टिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब। उन्होंने साफ कहा है किसी भी काम को करने के लिए आपको ओल्ड रूल ऑफ थंब, पुराने तरीकों को नहीं यूज करना है। आपको इंट्यूशन आ रहा है कि अच्छा ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं यूज करना है। आपको जो है वो क्या करना है, कोई इंट्यूशन यूज नहीं करना है, आपको पुराने एक्सपीरियंस भी यूज नहीं करने हैं, राइट। आपको जो है पुराने रूल ऑफ थंब अप्रोच को भी यूज नहीं करना है और नहीं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। तो क्या करना है जी, आपको क्या करना है, एक जॉब एलिमेंट जो है, एक एक एलिमेंट ऑफ जॉब जो है, उस एलिमेंट ऑफ जॉब को साइंटिफिक स्टडी करनी है। साइंटिफिक स्टडी करनी है। साइंटिफिक स्टडी करने का मतलब क्या है कि वो काम आज के समय में सबसे बेस्ट तरीका से कैसे किया जा सकता है, मतलब आज के टाइम में उसका सबसे बेस्ट मेथड आपको फाइंड आउट करना है कि आज के समय में वो काम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिससे वो काम हम क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो आपको आज के टाइम का सबसे बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है और उस काम को, जॉब को उसी मेथड से परफॉर्म करना है। कोई भी पुराने रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करना है, कोई इंट्यूशंस यूज नहीं करना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। आपको उस एलिमेंट्स को, जॉब के एलिमेंट्स को जो है एक एक को साइंटिफिक स्टडी करिए, बेस्ट मेथड फाइंड आउट करिए और फिर उस मेथड को यूज करिए। इससे क्या होगा कि वो इफिशियंसी आएगी, आपका जो है टाइम वेस्टेज नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल करने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आप जो है उस काम को सही टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि आप जो है उसको बेस्ट मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे आज के समय में सबसे बढ़िया तरीका यही करने का है। अगर उस मेथड से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस वर्क की क्वालिटी भी अच्छी होगी, वो काम भी इफिशियंसी के साथ कंप्लीट होगा, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाले प्रिंसिपल्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मोनी ना डिस्कार्ड। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट एंड वर्कर्स या इंप्लॉय के बीच में ऑलवेज टसल चलते रहता है, ऑलवेज झगड़ा चलते रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि मैनेजमेंट सोचता है ऐसा कि हमारा इंप्लॉय जो है वो कामचोर है। सारा मैनेजमेंट का यही अप्रोच है, मेरा इंप्लॉय कामचोर है, मेरा इंप्लॉय ठीक से काम नहीं करता। अगर इंप्लॉय से पूछोगे कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, तो इंप्लॉय पता है क्या बोलेगा, मेरा मैनेजमेंट बहुत ही खड़ूस है, वो बहुत काम करवाता है, पूरा का पूरा पैसा वसूलता है, आप कह सकते हो कि खून चूसता है भाई साहब। ऐसा अप्रोच आएगा आपके इंप्लॉय की तरफ से और दोनों के बीच में टसल है, दोनों जो है एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हुए। तो यहां पे क्या कहा गया है, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर।
उन्होंने कहा, यह प्रिंसिपल दिया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कंप्लीट जो है हार्मनी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। वर्कर के बिना मैनेजमेंट काम नहीं कर सकती है, मैनेजमेंट के बिना वर्कर काम नहीं कर सकता। इसीलिए आप दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशंस। मेंटल रेवोल्यूशंस, इसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड। मतलब हुआ कि आपके मन में जो मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के लिए जो आपने बना रखा है वैसा कि मैनेजमेंट ऐसा है, मैनेजमेंट वैसा है, और मैनेजमेंट जो वर्कर के लिए बना रखा है कि हमारा वर्कर ऐसा है, हमारा वर्कर वैसा है, नहीं, दोनों के माइंड में कंप्लीट रेवोल्यूशन होनी चाहिए। देयर इज ए कंप्लीट चेंज ऑफ आउटलुक एंड एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हमारे हर एक वर्कर्स का और हर एक मैनेजमेंट का सोचने का तरीका, एक दूसरे को के बारे में सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। दोनों को जो है वो क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन से बाहर निकलना पड़ेगा और कॉपरेशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को कॉपरेट करना पड़ेगा। देखिए बात को समझिएगा, हमारे वर्कर को क्या चाहिए? सैलरी एक्स्ट्रा चाहिए। हमारा मैनेजमेंट को क्या चाहिए? प्रोडक्शन एक्स्ट्रा चाहिए। तो दोनों एक टेबल पे बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? दोनों एक टेबल पे बैठ जाओ। मैनेजमेंट ऐसा कह सकती है वर्कर को कि एक काम करो यार, तुमको सैलरी बढ़ाना है ना। वर्कर बोला हाँ जी मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैं खुश हो जाऊंगा। मैनेजमेंट कह सकते तुम थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ा लो, एफर्ट्स बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से प्रॉफिट एक्स्ट्रा आएगी, उस प्रॉफिट में से तुमको भी हिस्सा मिल जाएगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। मतलब आप थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, मैनेजमेंट जो है वो तो क्या करेगा? उस एफर्ट से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस प्रोडक्टिविटी में से जो है आपको हिस्सेदारी दे दी जाएगी, मतलब आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। मतलब यहां पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया। दोनों ने विन विन सिचुएशन क्या कर लिया कि भैया आपका मैनेजमेंट भी बढ़ गया, मैनेजमेंट का भी फायदा हो गया कि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, हमारा वर्कर का भी फायदा हो गया कि उनकी सैलरी बढ़ गई। मतलब सिंपल है कि आपको जो है एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना। आप एक दूसरे से हार्मनी के साथ काम करें, एक दूसरे से मिलजुल के काम करें। अगर हार्मनी के साथ काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है जो वेस्टेज ऑफ लेबर्स होते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, लेबर स्ट्राइक पे जाते हैं, लेबर जो है एजिटेट करते हैं, भैया नारा लगाते रहते हैं, लॉकआउट करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम से आप जो है निजात पालेंगे और आपका ऑपरेशंस फैक्ट्री के अंदर स्मूथ चल रहा होगा, एकदम से स्मूथ काम कर रहा होगा। तो यहां पे जो है ये चीज ध्यान में रखना है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा और हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यहां कहता है देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। हर लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए। बोथ शुड रियलाइज द नीड्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। सिर्फ मैनेजमेंट अगर अपने लिए सोचेगा कि भाई वर्कर को जो है कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे, ये भी नहीं चलेगा। अगर वर्कर ये सोचेगा कि भैया हमको सिर्फ सैलरी बढ़नी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान होता रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। मतलब क्या है? देयर शुड बी कोऑपरेशंस। आप इंडिविजुअल्स लेवल पे न वर्कर अपने लिए सोचेगा, न मैनेजमेंट अपने लिए सोचेगा। मतलब दोनों को कोऑपरेशंस के साथ काम करना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अगर दोनों मिलजुल के काम करेंगे तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा? अचीव होगा। इसीलिए यहां पे इन्होंने जो है एक प्रिंसिपल दिया है कि कॉपरेशंस नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहां पे आपको कॉपरेशंस करनी है, आपको अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना। अगर सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे तो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ वर्कर के बारे में सोचेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो वर्कर और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यह प्रिंसिपल यही चीजें कहती है। एक प्रिंसिपल और आता है, यह प्रिंसिपल सिंपल कहती है कि अगर किसी इंप्लॉय को आप हायर करते हो, किसी भी इंप्लॉय को आप हायर करते हो, ठीक है, तो हायर करते समय ना प्रॉपर जो है आप उनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करो और वैसे इंप्लॉय को हायर करो जो तुम्हारा काम कर सके। बट अगर आपने इंप्लॉय को हायर कर लिया है, द मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द वर्कर्स। सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि आपको साइंटिफिकली वर्कर को सेलेक्ट करना है। जिस काम के लिए वर्कर को रख रहे हैं वो काम उसको आता है नहीं, वैसे ही वर्कर को रखना है जो वर्कर को वो काम आता है। अगर वर्कर को काम नहीं आता तो वैसे वर्कर को सेलेक्ट ही नहीं करना है। और असाइन जॉब एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज।
वर्कर को अगर आपने हायर करा है तो वर्कर को वही काम मिलना चाहिए, वर्कर को जो है वही काम मिलना चाहिए एज पर देयर फिजिकल। उनका फिजिकल कैसा है, आई मीन वो क्या वो कोई फिजिकल काम है तो वो कर सकेंगे कि नहीं कर सके, मेंटल उनका देख लो कि मेंटल स्टेटस उनका है कि नहीं है कि भैया वो काम कर सके, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल है कि नहीं कि वो काम कर सके, उनकी कैपेबिलिटीज है कि नहीं वो काम कर सके। एंड ट्रेन देम, ये चेक करने के बाद उनको ट्रेन करो, ट्रेन देम एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द इफिशियंसी। अगर हायर हो गए हैं तो भैया उनको ट्रेन करो, क्योंकि एक वर्कर को अगर आप ट्रेन कर दोगे तो आप उनसे क्या निकल पाओगे, मैक्सिमम आउटपुट निकल पाओगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वर्कर को हायर किया गया है, वर्कर को जो है सेलेक्ट किया गया है, तो उस वर्कर को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। आप उस वर्कर को 100% यूटिलाइज करेंगे। उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ट्रेनिंग देंगे। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उनको जो कुछ भी जरूरत है जिससे कि उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आप वो हर काम करेंगे और वर्कर को 100% कैपेसिटी पे क्या करेंगे, 100% कैपेसिटी पे वर्कर को क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। 100% कैपेसिटी पे वर्कर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि भैया आप वर्कर को सेलेक्ट करो और उसको जॉब उसके कैपेबिलिटीज, उसके स्किल, उसके इंटेलेक्चुअल, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही दो। और एक बार अगर वो जॉब करने लगे, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ट्रेन करने की जरूरत है, उनको जो कुछ भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है उनको करो, ताकि उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। एक वर्कर जो मैक्सिमम कितना इफिशियंसी पे काम कर सकता है, वो इफिशियंसी अचीव करने के लिए आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको उनको उस लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है। नेक्स्ट आते, अब ये हो गया हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया। अब उसके साथ उन्होंने जो कुछ टेक्निक्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए, उन्होंने टेक्निक्स दिए। उसमें सबसे पहला टेक्निक है जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप सिंपल बोलता है। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है, the supervisor is to be divided into several specialized function and each function is to be entrusted to a specialist foreman। उन्होंने कहा है, क्या कहा है, ध्यान सुनना, कि पूरी जो फैक्ट्री है आपकी, पूरी जो फैक्ट्री है आपके पास, उस फैक्ट्री को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक जो है प्लानिंग पार्ट्स कर दो और दूसरा जो है वो कौन सा, प्रोडक्शन पार्ट कर दो। और ये प्रोडक्शन पार्ट और प्लानिंग पार्ट, चार ऐसे स्पेशलिस्ट प्लानिंग के अंदर डालो और चार ऐसे स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन के अंदर डालो, जो वर्कर को क्या करेगा जी, सुपरवाइज करेगा। राइट, जो वर्कर को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि वर्कर हमारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, तो ये प्रिंसिपल देखिएगा, ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन। हर एक वर्कर को जो है सुपरवाइज करने वाला कितना बंदा होगा, 8 लोग होंगे, 8 स्पेशलिस्ट होंगे, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के और 4 जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। प्लानिंग इंचार्ज के 4 जो होंगे प्रोडक्शन इंचार्ज होंगे इन द रिलेटेड प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते समय उनको 8 ऐसे लोग, 8 ऐसे स्पेशलिस्ट जो है उनको सुपरवाइज करेंगे, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उनसे काम करवाएंगे। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होगा, अलग होगा। तो ये देखिएगा, इसके लिए ये डायग्राम यहां पे बन के आ रहा है। उसमें आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, 4 जो है प्रोडक्शन इंचार्ज और 4 जो है प्लानिंग इंचार्ज। ऐसे आपको पूरी फैक्ट्री को डिवाइड करनी है। फैक्ट्री को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट्स के अंदर 4 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सेकेंड पार्ट के अंदर 4 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स आपको अपॉइंट करनी है, ताकि जो है वर्कर से वो ठीक से काम करवा सके। अब ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे उनका क्या काम होगा, उनका रोल क्या है, उनका क्या होगा, उनका काम क्या होगा। रोल ऑफ द फोरमैन अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। अगर प्लानिंग इंचार्ज की बात करें तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो फोरमैन है 4 ऐसे, उनका क्या काम होगा, एक होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है बच्चा, समझना इस बात को। उनका काम है इंस्ट्रक्शन देना। किसको इंस्ट्रक्शन देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर। कौन सा वर्कर कौन सा काम करेगा, वर्कर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है, तुम ये करो, तुम वो करो। ये इंस्ट्रक्शन देने का काम जो है वो किसका है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को, कि भैया कौन सा वर्कर कौन सा काम को एग्जीक्यूट करेगा, ये काम जो है वो कौन देखेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इस बात का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास वो है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है? ये एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस का सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, मतलब प्रोडक्शन जो होना है उसका व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्शन, पहले कौन सा काम किया जाएगा, पहले दूसरा में कौन किया जाएगा, तीसरा में कौन किया जाएगा, चौथा में कैसे, प्रोडक्शंस की पूरी सीक्वेंस जो है वो बनाना, प्रोडक्शंस की पूरी रूट को तैयार करना, यह काम है हमारा रूट क्लर्क का। फिर एक और है हमारे पास टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है वो प्रिपेयर करेगा कि काम को करने में कितना समय लग रहा है, वो टाइम नोट डाउन करेगा और वो जो कॉस्ट शीट बनाएगा कि एक वर्क को, एक प्रोडक्शन होने में, एक यूनिट बनने में कितना कॉस्ट लग रहा है, लेबर्स आवर्स कितने लग रहे हैं, उसमें मटेरियल्स कितना लग रहा है, इन सारी चीजों को जो है वो कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट शीट बनाएगा। इन द सेंस ये है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एक हमारा जो होगा वो डिसिप्लिनेरियन होगा, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। डिसिप्लिन मतलब ये इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक वर्कर जो है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये काम किसका है? डिसिप्लिनेरियन का है, जो डिसिप्लिन देखेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भैया हर एक वर्कर जो है वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली वर्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये काम किसका है? डिसिप्लिनेरियन का। ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो है प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर जो है 4 फोरमैन है, उसका काम क्या क्या है? एक है जिसका नाम है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम यह है कि टाइमली एक्यूरेटली काम को कंप्लीट करना। उसको यह देखना है कि जिस स्पीड में जितना प्रोडक्शन होनी चाहिए, पर आवर जितने प्रोडक्शन होने चाहिए, वो पर आवर प्रोडक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यह देखने का काम किसका है? स्पीड बॉस का है। मतलब जो भी टारगेट प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह काम हमारा स्पीड बॉस देखेगा। कौन देखेगा? स्पीड बॉस देखेगा। और स्पीड बॉस इस काम को जो है सही समय पे कंप्लीट करवाएगा। मतलब काम का जो स्पीड है वो हमारा स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग इंश्योर करना, यह काम हमारा स्पीड बॉस का है। दूसरा हमारा ज्ञान बॉस। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले सारे मशीन, सारे मटेरियल, सारे टूल्स रेडी है कि नहीं है, सारे रिसोर्सेज रेडी है कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वर्कर आ गए मशीन ही काम नहीं कर रही है, वर्कर आ गए टूल्स ही नहीं है, वर्कर आ गए रॉ मटेरियल्स ही नहीं है। सारे रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे रिसोर्सेज जो है प्रोडक्शन के पहले हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेवारी जो है वो किसको है? ज्ञान बॉस को है। नेक्स्ट अगर बात करें रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मतलब यह है कि ये जो है वो क्या करेगा, अगर मशीन्स में कोई ब्रेकआउट होता है, मशीन जो है ब्रेकडाउन होता है, मशीन ब्रेकडाउन होता है, तो मशीन को जल्दी से जो है वो आप फंक्शनिंग स्टेटस में लेकर के आने का, मशीन को जल्दी से रिपेयर करने का, ताकि हमारा जो लेबर है बैठा नहीं रहे, ताकि हमारा रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, यह काम किसका है? रिपेयर बॉस का है। फिर हमारा एक और जो है वो कौन है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर हमारी क्वालिटी को चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाई है प्रोडक्शंस का, क्या वो प्रोडक्शन उस क्वालिटी में, कुछ उस स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं हो रही है तो भैया फिर वो जो है वहां पे क्या करेगा? वो इसको सही करने की कोशिश करेगा या उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेगा जो सही क्वालिटी में प्रोडक्ट नहीं बना। राइट, तो ये क्वालिटी चेक करने का जिम्मेदारी किसका है? इंस्पेक्टर का। तो ये हमारे हैं, ये हमारा पहला जो है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हमारे टेलर साहब ने ये कहा है कि हम जो है पूरे फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग के अंदर 4 ऑफिसर, प्रोडक्शन के अंदर 4 ऑफिसर, ये चारों ऑफिसर का ये काम और प्रोडक्शन इंचार्ज का ये काम, प्लानिंग इंचार्ज के ये काम और प्रोडक्शन इंचार्ज का ये काम। ये है हमारा प्रिंसिपल, सॉरी टेक्निक, जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट चलो सर, फटाफट बढ़ो सर। ओके, आइए बात करते हैं। फिर दूसरा, स्टैंडर्ड क्रिएट करना एंड सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क करना। स्टैंडर्ड किस चीज की? यहां पे टेलर साहब ने कहा है कि हर काम करने का, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हर एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, जो मशीन यूज हो रहा है वो स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, मशीन की स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स की अपनी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, अपनी जो मेथड्स यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मेथड यूज होना चाहिए। इन द सेंस व्हाट, वो क्या कहते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू सेट स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी।
जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, हर एक बिजनेस एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट होना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड सेट होने का मतलब क्या है कि जो आप रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हो वो भी स्टैंडर्ड्स क्वालिटी की, जो मशीन यूज कर रहे हो वो भी स्टैंडर्ड्स क्वालिटी की, जो मेथड्स आप यूज कर रहे हो वो भी स्टैंडर्ड्स मेथड यूज होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी प्रोडक्ट को फिक्स टाइप में निकालना, फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ निकालना और फिक्स्ड जो है साइज में निकालना तभी पॉसिबल है जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। आप डोमिनोज में जाते होंगे, क्या डोमिनोज में किसी भी डोमिनोज में आप चले जाओ, क्या कभी भी टेस्ट में कोई चेंजेस आता है? क्या नहीं आता। क्या कोई साइज में चेंजेस होता है? क्या उसके पिज्जा के साइजेस में? नहीं होता, क्योंकि वहां पे पिज्जा के साइज का स्टैंडर्ड है, वहां रॉ मटेरियल्स यूज होता है उसका स्टैंडर्ड है, पिज्जा बनाने का जो मेथड है वो भी स्टैंडर्ड्स मेथड यूज होता है, रॉ मटेरियल्स सब कुछ, मशीन जो है वो भी सारा स्टैंडर्ड मशीन यूज किया जाता है। जितनी भी केएफसी चल रही है, जितनी भी डोमिनोज चल रही है, जितने भी जो है पिज्जा हट चल रही है, ये सारे स्टैंडर्ड्स क्वालिटी को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड्स मेथड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, जिससे कि सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स आप बना पाएंगे, सिमिलर साइज के प्रोडक्ट बना पाएंगे, सिमिलर फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ प्रोडक्ट बना पाएंगे। कार बनाने वाली कंपनी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, बाइक बनाने वाली कंपनी, इस सारी कंपनियां जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। एक कार, एक ही मॉडल का दो कार को सामने खड़ा कर दिए, फीचर्स के अंदर सेम, साइज के अंदर सेम, वेट के अंदर सेम, सब कुछ बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम, माइनर चेंजेस भी नहीं होता है, क्योंकि उसको बनाते समय स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। उसको बनाते समय जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स, स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड जो है वो मशीन, स्टैंडर्ड्स जो है वो तरीके यूज किए गए हैं। इसकी वजह से सिमिलर प्रोडक्ट्स वो बन के निकलता है। तो यहां पे आपको ये चीजें करनी है। इससे क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी आ जाती है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स या स्टैंडर्ड पार्ट्स अगर कार में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके यूज करते हैं, स्टैंडर्ड साइज यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि अगर कोई पार्ट्स खराब हो गया ना, तो वो पार्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। अब सोचो कि किसी कार के अंदर बड़ी पार्ट्स लगी है, किसी में छोटी पार्ट्स लगी है, अगर वो कार खराब होगा तो अलग अलग पार्ट्स को लगा के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फिट हो रहा है, राइट? ये प्रॉब्लम आएगी। बट आपको क्या है, नहीं, आप एक मोबाइल फोन है, मोबाइल का फोन का मॉडल बताइए, उसका स्क्रीन निकाल करके दे देगा और वो फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड साइज यूज किया गया है, स्टैंडर्ड्स जो है वो टूल्स इस्तेमाल किए गए, जो उसमें पार्ट्स है वो स्टैंडर्ड पार्ट्स इस्तेमाल किए गए, स्टैंडर्ड्स मेथड इस्तेमाल किए गए, इसीलिए वो सिमिलर नेचर का बन के निकला है, ताकि बाद में उसको इंटरचेंजेबिलिटी भी कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके जो है कुछ भी चीजें खराब हो गई तो उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। या फिर जो है हम परफॉर्मेंस सेट करने के लिए कि एक आदमी कितना बना पाता है, एक मशीन कितना बना पाता है। अब सोचो, कार अगर स्टैंडर्ड नहीं होता, साइज का स्टैंडर्ड साइज का नहीं होता, स्टैंडर्ड टाइप का नहीं होता, स्टैंडर्ड फीचर के साथ नहीं होता, तो भैया एक पर्सन एक दिन में कितनी प्रोडक्ट्स बना पाता है, इसका स्टैंडर्ड हम फिक्स नहीं कर पाए कि कोई प्रोडक्ट बड़ा बन रहा है, कोई छोटा बन रहा है, कोई ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई में कम टाइम लग रहा है, तो हम फिर उसका स्टैंडर्ड जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी हम नहीं निकाल पाते, एक मशीन की स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाते। स्टैंडर्डाइजेशन होने की वजह से ही एक मशीन एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकता है, एक वर्कर एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकता है, इन चीजों को हम आसानी से क्या कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, इन चीजों को आसानी से हम निकाल पाते हैं। तो ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। इसी में एक और चीजें यूज हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेटिंग सुपरफ्लॉज, अननेसेसरी वेराइटीज। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें अननेसेसरी जो वेराइटीज हैं, सुपरफ्लॉज जो वेराइटीज है, उसको एलिमिनेट करिए। अब सोचो ना, पानी बोतल का एग्जांपल लेते हैं। अगर पानी बोतल जो है वो क्या आता है, स्टैंडर्ड साइज में आता है, 250 ml का आता है, 500 ml का आता है, 1 लीटर का आता है, 2 लीटर का आता है, और फिर 5 लीटर का आता है, और फिर 10 लीटर का आता है, और फिर 20 लीटर का आता है। कभी आपने सुना है कि 251 ml का, 252 ml का, 260 ml का? ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप अलग अलग वेराइटीज के कई चीजें बनाना शुरू कर देंगे ना, तो आपको उसके लिए अलग अलग मशीन्स रखने पड़ेंगे, अलग अलग रॉ मटेरियल्स मंगवाने पड़ेंगे, अलग अलग साइज के रॉ मटेरियल्स मंगवाने पड़ेंगे। इससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आप उलझ जाएंगे, पूरा प्रोडक्शन में उलझ जाएंगे। इसीलिए जो है वेराइटीज जो है बहुत कम रखिए, जो अननेसेसरी वेराइटीज है उसको साइड आउट करिए, जो 4-5
जो इससे कपड़े बनते हैं, कपड़े कौन स्मॉल बनेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल बनेंगे, मीडियम बनेंगे, लार्ज बनेंगे, एक्सेल बनेंगे, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, दैट्स इट। इससे साइज बताओ कि क्या 5 ही साइज के लोग होते हैं? नहीं, अलग अलग साइज के होते हैं, लेकिन जो है स्टैंडर्ड साइज के ही बनते हैं, स्टैंडर्ड साइज के ही पानी बॉटल बनते हैं। अब एक कार मॉडल बनाने वाली है तो वही स्टैंडर्ड कलर यूज कर, सॉरी जो है नॉर्मल एक 4-5 कलर ही यूज करती है, वो 4-5 जो है वो जो ही वो उसका क्या होता है, वेराइटीज होता है। तो यहां पे सिंप्लीफिकेशंस कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट वैरायटीज की चीजें बहुत ज्यादा नहीं बनानी है, 4-5 वैरायटीज ही रखना है, जिससे कि प्रोडक्शन करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, आप इजी तरीके से प्रोडक्शन कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग, वो है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी में कहते हैं कि आप जो है अलग अलग मेथड को स्टडी करिए और फाइंड आउट करिए, किसी भी जॉब को करने का एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करिए, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका जो है फाइंड आउट करिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हुज एक्सरसाइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी चीज को बेस्ट वे फाइंड आउट करेंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, वेस्टेज नहीं होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है, क्वालिटी बढ़ेगी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोई भी चीज आप बना रहे हो और वो सबसे बढ़िया मेथड से बना रहे हो, इसका मतलब भैया वो क्वालिटी जो है वो तगड़ा बन के निकलेगा, क्वालिटी अच्छा होगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और अगर सबसे बढ़िया मेथड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। इन द सेंस हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, इफिशियंसी आ सकती है, टाइम पे वो चीजें बन पाएगी। ये सारे फायदे आपको मिलेंगे अगर ये मेथड स्टडी वाले जो है वो टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे तो। उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जिसका नाम है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब क्या होता है? एक फैक्ट्री के अंदर जो है बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। लोग वहां जाकर के रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। वो नजदीक रॉ मटेरियल्स रख लो ना, क्या दिक्कत है? झुक रहे हैं रॉ मटेरियल्स उठाने के लिए, अरे उसको हाइट पे रख लो ना। कहने का मतलब क्या है कि आपको एलिमिनेट करना है अननेसेसरी मूवमेंट इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो है अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना है और फिर जो है इससे क्या होगा, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब कैन बी रिड्यूस, इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव। इससे क्या होगा कि टाइम जो लग रहा है ना कंप्लीट करने में, वो टाइम कम लगेगा। जैसे मान के चलो मैं वहां जा रहा हूं, रॉ मटेरियल्स लेके आ रहा हूं, फिर उसको डाल रहा हूं, तो भैया यहां से वहां जाने के लिए तो ये जो टाइम लग रहा है तो बर्बाद जा रहा है ना, तो क्यों ना उसको नजदीक रख लो ना रॉ मटेरियल्स को। इसका सिंपल कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, अननेसेसरी इधर से इधर घूम रहे हो, वो मत घूमो। आप जो है सबसे पहले क्या करो, बीइंग इन्होंने टेक्निक दिया है कि आप जो है सीसीटीवी कैमरा लगाओ, आप जो है वो क्या कह सकते हैं, आप मूविंग कैमरा लगाओ और देखो कि भैया हमारे वर्कर्स के जो मूवमेंट है वो कौन कौन से मूवमेंट प्रोडक्टिव है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, और कौन कौन से मूवमेंट जो है अनप्रोडक्टिव है, वो मूवमेंट को एलिमिनेट करो जिससे कि हमारा वर्कर कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। इससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। ये हमारे पास फायदा आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन स्टडी। उसके बाद है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। टाइम स्टडी जब तक नहीं होगा तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि भैया हमें कितने लेबर इंप्लॉयड करने। इन द सेंस व्हाट कि एक जॉब, अगर मान लो कोई जॉब है या मान लो कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। मान लो कि भैया टाइम ही पता नहीं, जैसे मान लो 1000 प्रोडक्ट आज बनानी है और हमें पता ही नहीं कि एक आदमी एक दिन में कितने प्रोडक्ट बना पाएगा, तो हम क्या लेबर इंप्लॉयड कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है कि अलग अलग वर्कर, एवरेज वर्कर को बुलाओ, उससे काम को करवा के देखो और सारे जो है जो टाइम जो लगा है उसको टोटल कर दो और नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर दो, एवरेज जो है टाइम टेकन आ जाएगा। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में एक लेबर को 4 घंटे लग रहा है और एक लेबर जो है वो 8 घंटे काम करता है। अगर हमारे 1000 प्रोडक्ट हमें बनानी है, 1000 प्रोडक्ट बनानी है डेली, तो हमें 500 लेबर क्या करने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। ये हमारा इजी कैलकुलेशन हो गया। अगर हमें ये पता नहीं चलेगा कि एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर सकता है, तो फिर जो है कितने लेबर हायर करना है ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू नो द रीजनेबल स्किल्स एंड एबिलिटीज कंप्लीट अ जॉब। किसी काम को करने के लिए जो है रीजनेबल स्किल्स एंड एबिलिटीज के साथ कितना समय लगना चाहिए, इसका कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। इसका कैलकुलेशन होगा तभी आप आसानी से कितने लेबर इंप्लॉयड करने हैं, इस बात को आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे और अच्छे से ऑपरेशंस को मेंटेन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे प्रिंसिपल है फटीग स्टडी।
ये फटीग स्टडी क्या होता है? फटीग स्टडी मतलब कहने का मतलब क्या है कि थकान को देखना है, थकान रीड करना है। एक आदमी अगर लगातार उससे 8 घंटा काम करवाओगे ना, उसकी इफिशियंसी धीरे धीरे घट जाएगी। तो भैया उससे क्या करो, इंटरवल, फ्रीक्वेंट इंटरवल पे उसे ब्रेक दो ताकि वो एनर्जी को रीगेन कर सके और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन रख सके। अगर मान लो कि पहला जैसे बांट दो पूरे, मान लो पूरे जो है 8 घंटा को ना 2-2 घंटे में बांट दो, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। मतलब क्या है, यहां पे एक ब्रेक दे दो 2 घंटे के बाद, उसको बोलो भैया जाओ पानी वानी पी के आओ। 2 घंटे के बाद हम थक जाएगा, अगले तीसरा घंटा भी अगर लगातार काम कराओगे तो वो कम प्रोडक्शन करेगा। थोड़ा देर 10 मिनट का ब्रेक दे दो, 10 मिनट का ब्रेक दोगे वो एनर्जी फिर से रिगेन करेगा, फिर अपना 2 घंटे में उतना ही प्रोडक्शन करेगा। फिर ब्रेक दे दो, फिर उसको लंच ब्रेक दे दो, फिर उतना ही प्रोडक्शन करेगा। फिर उसको शाम में जो है इवनिंग ब्रेक दे दो, उससे उतना ही प्रोडक्शन करेगा। मतलब क्या है, टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने समय का रेस्ट इंटरवल और कितना बार रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, कितनी देर के बाद हमारा वर्कर थक जा रहा है, उसका मेंटल जो है वो थक जा रहा है, वो फिजिकली थक जा रहा है, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जा रही है। जहां प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है वहां पे रोको, उसको टाइम दो, उसको थोड़ा लीजर टाइम दो, थोड़ा फ्रेश होने के टाइम दो, जाओ जी पानी पी के आओ, जाओ चाय पी के आओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ताकि फिर से वो जो काम करना शुरू करे तो उसी इफिशियंसी के साथ काम करे, प्रोडक्शन जो है गिरे नहीं। गिरने से नुकसान होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन नुकसान नहीं सहेगी। इसके लिए इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है कि एक टाइम पे जो है ना वर्कर को जो है वो क्या देते रहो, रेस्ट इंटरवल देते रहो, ताकि वर्कर जो है अच्छे से काम को कंप्लीट कर सके, अच्छे से टाइम पे काम को कंप्लीट कर सके, सेम इफिशियंसी में वो पूरी 8 घंटे काम कर सके। इसके लिए जो है फटीग स्टडी करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। हमारे पास यहां पे क्या कहा गया है कि वेजेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। किसी भी आदमी को ना टाइम के बेसिस पे पेमेंट मत करो कि 8 घंटे आपने काम किया है ये लो 1000 रुपए। नहीं भाई, 8 घंटे में कितना प्रोडक्शन किया है उस बेसिस पे पैसा लो। इन द सेंस वर्ड कि वो डिफरेंशिएट बिटवीन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट वर्कर। एक एग्जांपल लेता हूं, एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है। ए वर्कर भी 8 घंटा काम करता, बी वर्कर भी 8 घंटा काम करता है। इसने जो है वो क्या किया, 16 यूनिट बनाया, इसने जो है वो 10 यूनिट बनाया। इसको भी 1000 रुपया मिला, इसको भी 1000 रुपया मिला। बताओ जी यहां पे ए डिमोटिवेट होगा कि नहीं होगा? उसने एक्स्ट्रा मेहनत करके 16 प्रोडक्ट बनाए, एक ने 10 ही बनाए और उसको भी 1000 रुपया मिला, उसको भी 1000 मिला टाइम बेसिस पे कि तुमने भी 8 घंटा काम किया, तुमने भी 8 घंटा काम किया तो 1000 रुपया मिलेगा। यह गलत अप्रोच है। इन द सेंस इफिशियंसी पे दो, फाइंड आउट करो कि भैया जो इफिशियंट है, जो हमारा स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है, वो टारगेट को पूरा कर रहा है, उसको ज्यादा सैलरी दो। जो टारगेट पूरा नहीं कर रहा है उसको कम सैलरी दो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, वर्कर ए प्रोड्यूस 11 यूनिट्स, ही गेट्स 550। इसने क्या किया कि स्टैंडर्ड्स आउटपुट 10 यूनिट है, रेट जो है वो 50 पर यूनिट रहेगा। प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट और मोर जो है यूनिट और मोर एंड 40 पर यूनिट हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग लेस देन 10 यूनिट्स। अगर 10 यूनिट के ऊपर बनाओगे तो आपको 50 रुपए मिलेगा और 10 यूनिट से कम बनाओगे तो 40 रुपए पर यूनिट मिलेगा। मतलब क्या है, अगर इसने 10 यूनिट बना दिया, 10 से 16 यूनिट बनाया तो 16 पचे कितना 800 रुपए इसको मिलेंगे। ठीक है, और इसको जो है वो दूसरा वर्कर जो है बी वर्कर है, उसको कितना मिलेगा, 10 यूनिट बनाया है तो 10 यूनिट को 40 के हिसाब से कितना मिलेंगे, 400 मिलेंगे। इन द सेंस इसको जब सैलरी कम मिलेगा ना, वेजेस कम मिलेगा, तो ये मोटिवेट होगा अपने एफिशिएंसी को, अपने प्रोडक्टिविटी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसीलिए जो डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम जो है, कभी भी टाइम के बेसिस पे पेमेंट मत करो। पेमेंट किस बेसिस पे करो, प्रोडक्शन के बेसिस पे करो। इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंस करना सीखो। डिफरेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम लाना पड़ेगा। जो इफिशिएंट वर्कर है उसको पर यूनिट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो इनइफिशिएंट वर्कर है उसको पर यूनिट कम पैसे देने पड़ेंगे, जिससे कि जो इसको कम पैसे मिलेंगे वो मोटिवेट होगा ताकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और 100% प्रोडक्टिविटी पे काम करे, जिससे कि वो भी पैसा ज्यादा कमा सके, वो भी पैसा ज्यादा जो है वो उसको मिल सके। इस काम के लिए ये चीजें आप करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। ये टेक्निक है जिससे कि आप प्रोडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डिफरेंसेस है फेयोल और टेलर में। हेनरी फेयोल जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, ये जो है फैक्ट्री लेवल के लिए होता है। ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होते हैं, बट इस प्रिंसिपल इज वायलेटेड। यहां पे जो प्रिंसिपल वायलेट हो जाते हैं, यहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाता है। ठीक है,
एप्लीकेबिलिटी जो है यूनिवर्सल है, ये एप्लीकेबल जो है स्पेशलाइज सिचुएशन इन द सेंस फैक्ट्री एरिया में ही होगा। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है बट ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पे होता है। इंप्रूव ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के लिए होता है। ये प्रैक्टिशनर्स करते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं। जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस जो है ये एग्जाम में भी आते हैं, तो एक डिफरेंसेस को देख लीजिएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का डील कर दिया है। हेनरी फेयोल के हमारे 14 प्रिंसिपल्स और FW टेलर्स के साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने डील कर दिया है। और इसके बाद, इसके जस्ट इस वीडियो जाने के बाद तुरंत क्या होगा उसको बारे में मैं आपको बता देता हूं। हाँ सर बता दो, इस वीडियो के जाने के बाद तुरंत बाद क्या होगा, ये एडुग्राम चैनल है, ये भी मेरा चैनल है, ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है कॉमर्स ब्रदर चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए क्या, इसके बाद, इसके तुरंत बाद आपको जो है वो चैप्टर नंबर 1 BSAB चैप्टर नंबर 1 के MCQ क्वेश्चंस मैं दूंगा, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो उससे बाहर नहीं आएगा। जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे वही इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। वो जो है वो MCQ जो है वो आपको दिया जाएगा अगले वीडियोस के अंदर। और अगले वीडियो के अंदर तुरंत आपको जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BSCB वाले, ध्यान रखिएगा, दिया जाएगा। और उसके बाद तुरंत बाद आपको जो है फिर इसके भी MCQ के वीडियोस दिए जाएंगे। CBSE वाले आप लोग के लिए केस स्टडी में 3 जनवरी के बाद, क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा बाद में है, अभी बिहार बोर्ड वाले का एग्जाम जल्दी है, इसलिए उनका क्वेश्चंस करवाते चले जा रहे हैं। CBSE वाले प्लीज आप लोग कॉन्सेप्ट को जो है वो बांधते चले जाओ। फिर उसके बाद जो है हम आपके लिए जो है केस स्टडी सॉल्व करने का ट्रिक्स लेके आ रहे हैं। और केस स्टडी सॉल्व कैसे करें, कई केस स्टडी हम लोग लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, उसको एक एक प्रैक्टिस करेंगे। और ये हम लोग 3 जनवरी के बाद से जो है ये सारी चीजें आपके पास आने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही क्लास है और अगले क्लास में मिलते हैं MCQ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के साथ। और फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और फिर उसके तुरंत बाद मिलेंगे MCQ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। मतलब चैप्टर 1 और 2 जो है आपका खत्म हो जाएगा। न्यू ईयर आने वाला है, सब लोग एंजॉय करिए, हैप्पी न्यू ईयर सबको, ठीक है। उसके पहले ही क्वेश्चंस वाले वीडियो जो है आ जाएंगे, राइट। फिर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे और फिर जो है केस स्टडी वाले चीजें भी हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए, थैंक यू, ये इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।